देखिए फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ, इसे अच्छे से समझना है और इसमें मिस्टेक ना हो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा समझाएंगे, इसे समझना। सबसे पहले देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। यहाँ गमन का मतलब होता है चलना। प्रकाश की किरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती है, तो इसके बारे में कुछ बात लिखा। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई। वैसे तो इसका आंसर प्रश्न पढ़ते ही स्पष्ट हो जाए। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा जिसे बोलते हैं सरल रेखा में यह चलती है। तो इसे प्रैक्टिकल प्रयोग भी करके इसे देखा जा सकता है, समझा भी जा सकता है। वैसे भी असाधारण ऑब्जेक्टिव है, याद रह जाएगा हमेशा के लिए, इसलिए इसका आंसर हो गया प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, सरल रेखा में। नेक्स्ट यहाँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 भी। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इस नियम का भी अगर चर्चा हो जाए तो यह हमेशा के लिए याद रहता है। वैसे भी फिर इसके पहला चैप्टर का प्रश्न है, बहुत ही आसान है, ध्यान में रहता है। फिर भी इस नियम को एक बार चर्चा करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है दोनों। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला नियम। दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यही 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के दोनों। इसी में ऐसे भी टाइप का आता है कि अगर यही प्रकाश, ये तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें लेंस की चर्चा होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, तो यहाँ कंफ्यूज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, चाहे वह अपवर्तन से रिलेटेड हो या परावर्तन से रिलेटेड, नियम 2 ही है। इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ है u/v, u × v, u + v, v/। यहाँ ध्यान देने, इसमें जानते हुए भी कभी कभी स्लिप होता है, कभी कभी धोखा भी हो जाता है, मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि अवतल, यहाँ लेंस का चर्चा किया। लेंस है, दर्पण भी हो सकता है यहाँ लिखा हुआ, या ऐसे डिजाइन में अवतल लेंस न लिख करके केवल लेंस भी लिखा रह सकता है। यहाँ लेंस न लिख करके ऐसे प्रश्न में दर्पण में भी पूछा जा सकता है, दर्पण में आवर्धन के बराबर। या अगर उसी को थोड़ा घुमाया जाए तो उत्तल दर्पण में आवर्धन बराबर, अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर, ऐसे डिजाइन के प्रश्न इसमें बन सकता है। इसलिए हम सभी टाइप का चर्चा की। तो यहाँ ध्यान रखना, स्लिप क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण में होता है -v/u और लेंस में होता है v/u। तो यही माइनस प्लस का कभी कभी मिस्टेक होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर दर्पण से रिलेटेड हो और दर्पण में चाहे वह उत्तल दर्पण का जिक्र करे या अवतल दर्पण का जिक्र करे, आवर्धन -v/u ही, अर्थात दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। चाहे वह अवतल दर्पण लिख करके पूछे या उत्तल दर्पण लिख के पूछे या केवल दर्पण लिख के, लेकिन यहाँ दर्पण से रिलेटेड नहीं, यहाँ क्वेश्चन है लेंस से। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, अवतल लेंस में पूछे कि उत्तल लेंस में पूछे या ओनली लेंस लिखा, इसका आवर्धन होगा v/u, इसमें माइनस नहीं होता, इसे प्लस में आता है आवर्धन का। फिर से एक बार दोहराते हैं, लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ v/u प्लस में
और दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला -v/u होता है। आवर्धन का और भी एक फॉर्मूला होता है h2/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए संयोग से v/u है, लेकिन ऑप्शन में -v/u रहता है, तब ज्यादा संभावना होता है गलती होने का। लेकिन संयोग से ऑप्शन ऐसा टाइप में है कि इसमें मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे दर्पण में -v/u और लेंस में v/u। इसे किसी भी मॉडल का ऐसे पूछा जाएगा तो इसका जवाब यही आएगा। दूसरा और भी बता, और इसमें एक चीज याद रखें, वैसे यहाँ नहीं है वो प्रश्न, लेकिन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखें कि आवर्धन का मात्रक का भी कभी कभी चर्चा हो जाता है। आवर्धन का मात्रक का भी चर्चा, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखेंगे। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, मात्रक नहीं होता है। अब इस चीज को भी एक बार समझ लेते हैं, कैसे क्यों नहीं। तो हम लोग जो भी भौतिक राशि या कोई भी राशि पढ़े तो उसका मात्रक बनाते हैं, या मात्रक उसे उस फॉर्मूले पर, उस राशि के आधार पर लिखा है। तो जैसा कि आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ परिभाषा बताई थी h2/h1। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा गया है, जिसे m से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ h2 क्या है प्रकार की ऊंचाई है, तो ऊंचाई का यूनिट यहाँ मीटर में लिखिए या सेंटीमीटर में लिखिए, दोनों में कोई लिखिए। सेंटीमीटर में सपोज अभी लेते हैं, तो यहाँ भी क्या है ऊंचाई है, ये भी सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, कट जाता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है आवर्धन। आवर्धन का मान केवल नंबर के रूप में आता है। अगर इसी में v/u से ही गणना कीजिए, या -v/u से या v/u से। -v/u इसलिए बोले कि दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है -v/u, और लेंस में होता है v/u। तो यहाँ भी v, ये v क्या होता है, ये v है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, ये वह वस्तु की दूरी, यह इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दूरी है, तो दूरी का भी माप क्या, सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर ही। तो चूंकि यहाँ दर्पण या लेंस है, तो इसमें प्राय अधिकांश सेंटीमीटर में प्रयोग होता है, तो सेंटी का प्रयोग कीजिए या मीटर का प्रयोग। तो ये भी उसी हिसाब से सेंटीमीटर इसका भी मात्रक और इसका भी मात्रक सेंटीमीटर, फिर भी क्या होगा, चाहे इस दशा समझिए कि इस दशा, ये कंफर्म हो गया कि आवर्धन मात्रक विहीन है। और इसमें लेंस का आवर्धन कहे, अवतल लेंस का कहे या उत्तल लेंस का, v/u दर्पण का पूछा जाए या अवतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण, तब होगा -v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण में, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा पड़े, तो संभवतः दर्पण कैसा है, यहाँ समझने। तो ऐसे प्रश्न का जवाब जानने के लिए या हमेशा के लिए याद रखने के लिए, या माइंड से स्लिप ना हो, हम लोग किरण आरेख का स्टडी किए हैं। किरण आरेख पढ़ाए हुए हैं, इसका वीडियो भी अपलोड है। तो इसमें सब में जो किरण आरेख खींचे हैं उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, सर्च करेंगे। वैसे तो जवाब तुरंत इसका ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे भी थोड़ा चर्चा कर दिया जाता है ताकि हमेशा के लिए याद ये भी रहे। एक बार किरण आरेख का भी रिवीजन हो जाएगा, और जिस किरण आरेख के रिवीजन में क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले जैसे दर्पण से स्टार्ट, तो दर्पण में सबसे पहला समतल दर्पण का ही बात की। तो समतल दर्पण में किरण आरेख के विषय में विचार करें। समतल दर्पण में एक सिंगल इसका बनाते हैं, समझाते हैं, इसका डायग्राम भी, और अच्छे से ये सब भी याद हो जाएगा, याद रहेगा। जैसा कि ये देखिए समतल दर्पण, ये दर्पण एक बना, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाता है जैसे समतल दर्पण। ये समतल दर्पण का इसमें 3 भाग, एक तो इसका कांच होता है,
इसके पीछे जो होता है कोई चमकीला पदार्थ अर्थात चांदी का लेप होता है, और इस चांदी के परत को सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक पेंट कर दिया है। अर्थात 3 पार्ट इसमें होता है। एक परावर्तक सतह जो कांच की तरह, उसके पीछे रिफ्लेक्टर के रूप में जो काम करता है वही होता है चांदी का लेप या कोई चमकीला धातु का लेप होता है, और उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें कोई पेंट कर दिया है। ये समतल दर्पण में इसका परावर्तक सतह समतल। और एक चीज इसमें तब यहाँ ध्यान रखें, कभी जब समतल दर्पण का चर्चा होता है, आप गोलीय दर्पण में अवतल उत्तर ही पढ़ लेते हैं, तो इससे प्राय कभी कभी पूछ दिया जाता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, या फोकस कहाँ स्थित होता है, या वक्रता त्रिज्या ही क्या होता है, अब वक्रता त्रिज्या गम। तो ऐसे समझेंगे तो चूंकि सीधा है समतल है तो इसका वक्रता त्रिज्या होगा नहीं। तो ऐसे अगर जब कोई पूछ ले तो इसका जवाब देंगे सीधा अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी भी अनंत। फोकस कहाँ स्थित होता है तो अनंत को स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये भी अनंत। वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ये भी सीधा याद रखेंगे। ऐसे पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो समतल में भी कुछ चर्चा होगी। इसमें देखिए, वस्तु को अनंत पर रखिए या अनंत, और इसमें तो वक्रता केंद्र फोकस होता ही नहीं है, तो चलिए इसके मुख अक्ष पर कहीं, कहने का मतलब यहाँ हुआ कि इस मुख अक्ष पर इस दर्पण के नजदीक यहाँ रखे, यहाँ रखे, या यहाँ रखे, यहाँ रखे, कितनी ही दूरी पर रखे, इसको कितना ही दूरी पर अगर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर। तो इसमें डायग्राम खींचते हैं तो किरण आरेख खींचने का कुछ रूल ही बताए। एक रूल है जो मुख अक्ष के यहाँ समांतर जाएगा, मुख अक्ष के समांतर, ये क्या होता है, दर्पण से टकरा कर पुनः उसी पथ में लौट जाए। दूसरा जो है इसके ध्रुव पर, तो ये जिस कोण पर यहाँ पड़ता है या इसी कोण पर, जब इसे पीछे की आगे तो यह मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन यहाँ ये इस तरफ, इसे पीछे की तरफ बढ़ा, यही जो बना यहाँ प्रतिबिंब, ये बिंब, ये हुआ प्रतिबिंब। यहाँ क्या हम लोग समझे, क्या पढ़े, समतल दर्पण के मुख अक्ष पर चाहे बहुत नजदीक रखे या थोड़ा दूर रखे, और दूर रखे, और दूर रखे, या बहुत दूर रखे, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे ही बनेगा हमेशा, और हमेशा याद रहे काल्पनिक बनेगा। जितना दूरी पर वस्तु स्थित होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी इसका बनेगा। जितना ऊंचा इसका बिंब होगा, वस्तु होगा, उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। ये एक समतल दर्पण में यहाँ क्लियर हुआ कि इसको कितनों ही दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब बनता है कैसा, काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर, बहुत सारे। लेकिन यहाँ अगर इसे पढ़िएगा तो समान का कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ क्या है, सीधा प्रतीत होता है ऐसा भी है। तो इसका मतलब सिर्फ इसी से इसका आंसर अभी नहीं चुने, और भी हमें जो दर्पण है जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसका भी कुछ अध्ययन करेंगे, तब हम इसका निचोड़ निकालें, तब इसका परफेक्ट आंसर निकालें। अब एक चीज यहाँ एक बात सुनिए, अगर इसी में ये लिखा रहता कि प्रतिबिंब के बारे में सदैव सीधा और बराबर या समान आकार का, तो मेरा काम खत्म था, तब 100% समतल दर्पण में टिक लगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसका जवाब सोच समझ करके चुनना होगा, लिखना होगा। ऐसे हड़बड़ा करके समतल दर्पण ठीक नहीं लगा ले, क्योंकि इसमें ऐसा फिलहाल अगर और कोई बात नहीं होगा, नहीं मिलेगा, तब अंतिम उपाय है इसे देखा जाएगा। लेकिन अभी कंफ्यूजन, सीधा सिर्फ लिखा हुआ है, बराबर या समान आकार के बारे में यहाँ कोई चर्चा है नहीं है, तो इसलिए आगे और को पहले सर्च करेंगे तब। लेकिन इतना बात है कि समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन है बराबर।
वैसे इसमें प्रतिबिंब के बारे में और भी बहुत सारे विशेषता है। जैसे कुछ विशेषता तभी बताए, जितना दूरी पर बीम उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना ऊंचा बीम होगा उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब होगा, और ये हमेशा सीधा। अब यहाँ अगर ये बीम अगर इसे वस्तु के है या यहाँ पर कोई प्राणी को ही जंतु को ही रख दिया, ये जिस चाल से दर्पण की तरफ आएगा ये प्रतिबिंब भी उसी चाल से इधर की ओर आएगा, वस्तु की ओर कहिए या दर्पण की तरफ, उसी चाल से। इसमें एक और पूछा जाता कभी कभी कि वस्तु को छोड़ दिए जहां था वहीं, वस्तु को छोड़ दिए जहां था वहीं रख दिए, इस दर्पण को ही क्या करते हैं वस्तु की तरफ ले जाते हैं। तो अगर दर्पण को वस्तु की तरफ ले जाएंगे तो अगर इसे मान लीजिए भी वेग से इस दर्पण को वस्तु की तरफ ले जाते हैं तो ये प्रतिबिंब जो है भी वेग से नहीं, याद रखिएगा ये 2 भी वेग से है, इसके दुगुना स्पीड से प्रतिबिंब इस हो रहेगा वस्तु के। तो इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे बिल्ली के सामने समतल दर्पण को रखते हैं तो बिल्ली का फिगर या प्रतिबिंब दर्पण बन जाता। अगर बिल्ली दर्पण को देख रहा तो बिल्ली की तरफ अगर इस दर्पण को धीरे धीरे अगर ले जाइएगा तो वह बिल्ली क्या होगा, स्पीड में भागेगा। ऐसा इसलिए कि बिल्ली को ये आभास होता है कि उससे ज्यादा स्पीड में, अर्थात जितना दर्पण जिस चाल से जा रहा, लेकिन उससे दुगुने चाल से जिसका प्रतिबिंब है इस ओर आएगा, जिससे बिल्ली क्या होगा, डर जाएगा और वहां से भाग जाएगा। वह समझेगा कि अटैक करने के लिए आ रहा और स्पीड उसका ज्यादा है। तो ये भी इसमें कुछ विशेषता है, ये भी बातें बताए। साथ ही साथ देखिए ऑब्जेक्टिव में और सारा ऑब्जेक्टिव को भी इंक्लूड किए, समझाए, समझने के बाद और भी कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसका जवाब मिल जाएगा। अब इसी में पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ये था समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का हम लोग जो पढ़े हैं वैसे टोटल 6 किरण आरेख पढ़े हैं। 6 में सबका चर्चा कर देते हैं। जैसा कि 1 नंबर ध्यान रखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह फोकस पर बनता है। देखिए ये भी जो लाइन बोले ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऐसा ही पूछ देता है कि अवतल दर्पण के सामने जब बीम अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा होता है, प्रकृति आर भी पूछता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो समझाइए, लेकिन बहुत सारा और ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, आगे भी शब्द का काम है। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। अगर बीम अनंत पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है, और ये जो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बीम से बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग बिंदु मात्र बोलते हैं, बिंदु पर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो इसका मतलब इससे तो कनेक्ट डायरेक्ट ही हट गया, इसका बातें खत्म हो गई, क्योंकि यह उल्टा होता है इसमें सीधा का। इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन के आंसर वाला में अवतल दर्पण नहीं है, ये 100% कर। लेकिन फिर भी चर्चा हुआ तो और भी बातें इसको सीखते हैं। अगर बीम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जैसा कि इसे समझाने के लिए रफ टाइप का छोटा फिगर ऐसे बना दिए, ये P, ये F, ये C। अगर बीम इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी, यहाँ 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 यहाँ, बीच का मतलब ऐसा नहीं कि उसका मध्य बिंदु खुले, मतलब अनंत है यहाँ वक्रता केंद्र, इसके बीच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन याद रहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, या इससे और भी दूरी पर हो, प्रतिबिंब जो बनेगा वह C और F के बीच, अर्थात यहीं कहीं बनेगा, इस नीचे, इसी बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये 100% वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बीम से छोटा होगा। इसी प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक हराश्रित प्रतिबिंब। क्या बोले, वास्तविक हराश्रित प्रतिबिंब, अर्थात वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब। ऐसी अवस्था में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक हराश्रित। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव में भी ये काम करेगा। इस क्वेश्चन को उलट करके भी पूछा जाता है।
दर्पण कहिए या अवतल दर्पण पूरे फ्रेश लिखा, अवतल न लिख करके केवल दर्पण भी हो सकता है। तो किस स्थिति में, अर्थात वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक हराश्रित प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्लियर हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। एक ऑब्जेक्टिव डिजाइन, और यही चीज कभी कभी सब्जेक्टिव में डायग्राम खींचने के लिए दे देता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक हराश्रित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे। तो पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक और हराश्रित प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कब बनता है? जब बेम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो यह चीज जब माइंड में सेट हो जाए तो हम लोग किरण आरेख खींचने का जो रूल पढ़े हैं उस रूल के आधार पर इसका किरण आरेख आसानी से खींच लेंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही हुआ, ये भी बहुत जरूरी था समझना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सीधा ही बताए, उलट करके भी समझाए, किरण आरेख खींचने में भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, सी और अनंत के बीच रख चुके, 2 पोजीशन पढ़े। तीसरा, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मतलब यहाँ ऊपर जैसे ये वस्तु है, इसके नीचे ऐसे प्रतिबिंब, ऐसे वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब के समान आकार का। तो यह एक चीज ध्यान रखें, अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा होता है, वास्तविक होता है। जबकि समतल में ही पढ़े थे समान आकार का, लेकिन ध्यान रखिए छोटा छोटा ये पॉइंट भी कभी कभी स्लिप कर जाता है माइंड से, तो गड़बड़ा जाता है इसका ऑब्जेक्टिव का। इसमें भी समान आकार का बना, लेकिन इस समतल दर्पण में जो समान आकार का बना था तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक था, सीधा था। अवतल दर्पण में जो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा। इसे ध्यान रखना है। अर्थात ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आ जाए कि किस दर्पण में वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो परफेक्ट आंसर अवतल दर्पण। और किस दर्पण में काल्पनिक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। तो यही एक अवस्था है जिसमें m का मान 1 और m का मान -1। तो m का मान +1 समतल दर्पण में होगा क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है समान, और m का मान -1 अवतल दर्पण में होगा क्योंकि इसे वास्तविक और समान आकार का। तो m का -1 किस दर्पण में मान है संभव, तो अवतल में। m का +1 किस दर्पण में संभव है, तो समतल। और समतल दर्पण में हमेशा ही m का मान +1 ही, क्योंकि उसमें छोटा बड़ा बनता ही नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट होगा। तो यहाँ भी उलट क्वेश्चन हुआ, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कब बनता है, जब वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही रहता है तब। ये भी आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख, अब आगे बढ़ाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दे, तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह अभी खींचे नहीं है, तो आप पिक्चर ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से फोकस से जाएगा, दूसरा वक्रता केंद्र से मिला देंगे, ये अनंत। अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बिंब से बड़ा होता है। इसे बोलते हैं वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब। तो किस दर्पण में वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो गया अवतल दर्पण में। किस दर्पण में काल्पनिक आवर्धित बनता है, उसका भी आंसर अवतल दर्पण ही होता है, लेकिन ये आगे पढ़े। अर्थात आवर्धित अगर चर्चा हो, आवर्धित मतलब बड़ा, अगर बड़ा प्रतिबिंब का चर्चा है तो वह 100% सिद्ध % अवतल दर्पण हो सकता, समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण भी नहीं होगा। आवर्धित प्रतिबिंब
जैसे हम लोग दूसरे भाषा में बड़ा प्रतिबिंब बोलते हैं, ये याद रहे, ये केवल और केवल दर्पण वाला में स्पेशली अवतल दर्पण। जब इसी को लेंस में जाएंगे, आप वर्तन में पढ़ेंगे तो वहाँ उत्तल लेंस काम करेगा, वह भी चर्चा होगा, वो भी पढ़ाएंगे। अब यही क्वेश्चन उलट कैसे पूछता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव डिजाइन सुनिए। किस स्थिति में या बीम को कहाँ रखा जाता है कि वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो याद रहे, बीम कहाँ होगा? सी और एफ के बीच स्थित होगा। बीम सी और एफ के बीच स्थित होगा। अब यही चीज किरण आरेख के रूप में पूछा जाता है। किरण आरेख बनाने के लिए 4 मार्क दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वहां सिर्फ दर्पण भी लिखा रह सकता है या अवतल दर्पण भी लिखा रह सकता है। तो दर्पण में या अवतल दर्पण वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो अगर इसका परफेक्ट पॉइंट हम जान रहे बीम कहाँ रख सकते हैं, तो रूल अगर जानते हैं दर्पण किरण आरेख खींचने का, चारों जो पढ़ाया हुआ है, आसानी से खींच सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो याद रखना होगा, रफ कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ। अब इसका स्थिति आइए, फोकस पर जब बीम को रखा है, ये फोकस, जब बीम को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बीम से बहुत बड़ा होता है। ये याद रहना चाहिए। ये उतना पूछता थोड़ा कम, लेकिन ऑब्जेक्टिव के रूप में याद है। इसका डायग्राम थोड़ा कम पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब वस्तु को रखते हैं फोकस और दर्पण के ही या ध्रुव के बीच, यहाँ अवतल दर्पण है। तो जब दर्पण और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो याद रहे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह काल्पनिक होता है, बड़ा होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक आवर्धित या आभासी आवर्धित। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्लियर हो गया कि आवर्धित प्रति वास्तविक भी बनता है और आवर्धित प्रति काल्पनिक। मतलब आवर्धित उल्टा भी होता है, आवर्धित सीधा। यह केवल अवतल दर्पण में संभव होता है। ये प्रश्न में उलट पूछा जाता है, वस्तु की स्थिति बतावे जब प्रतिबिंब काल्पनिक आवर्धित बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्लियर है, दर्पण और फोकस के बीच। इसी बीच को दूसरे भाषा में दूसरे तरह से भी सेंटेंस प्रयोग किया जाता है। कैसे? फोकस दूरी से कम दूरी पर या फोकस दूरी से कम दूरी पर बीम को रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है, आवर्धित होता है। तो ये पॉइंट पड़े। तो अवतल तो पहले ही छट गया था, इसका बातें कैंसिल की। अब उत्तल, उत्तल का भी चर्चा एक बार किया। ये हुआ उत्तल दर्पण। उत्तल में देखिए, ये पी एफ सी। एक चीज यहां भी गौर कीजिएगा, धोखा ना हो जाए, क्योंकि जब स्टूडेंट एग्जाम देने लगता है तो एग्जाम देने के समय में थोड़ा सा टेंशनाइज होता है। अवतल और उत्तल का फोकस और वक्रता के इनको किधरों डाल देता है। ऐसा भी घटनाएं होता है, देखा गया। तो ध्यान दें और संयोग से ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता के दर्पण के सामने अर्थात परावर्तक सतह की ओर होता है, मिस्टेक नहीं। लेकिन अच्छे से देखिए, या उत्तल दर्पण का फोकस और वक्रता के दर्पण के पीछे है, अर्थात परावर्तक सतह के विपरीत है। धोखा न हो जाए। इसी में कभी के अचानक कोई टेस्ट करने के लिए बहुत फास्टर है या तेज है, जो अनुभवी है, कभी के स्टूडेंट लोग को ऐसे ही पूछता है कि उत्तल दर्पण के फोकस पर बीम को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो स्टूडेंट धड़फड़ा कर इसका जवाब दे देता है अनंत पर, क्योंकि पढ़ा हुआ है कि फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन ध्यान दें, वह सिर्फ अवतल दर्पण में होता है।
उत्तल दर्पण में फोकस पर बीम रखेंगे या वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा, क्योंकि इधर से यह परावर्तित हो ही नहीं रहा है। तो जब तक परावर्तित किरण के कटेगा नहीं तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो कभी कभी ऐसे माइंड चेक करने के लिए जो काफ़ी अनुभवी होते हैं वो पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा में आप लोग उल्टा पुल्टा जवाब न दे दीजिए। इसका फोकस पर रखिए कि वक्रता केंद्र पर रखिए, कि फोकस दूरी से कम दूरी पर रखिए, कि फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखिए, कि अनंत और वक्रता केंद्र कहीं भी यहाँ रखने का मतलब है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? इसे भी अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ बचता है जगह, दर्पण और इधर दोनों फोकस और वक्रता केंद्र है, तो जगह और क्या बचा? सीधे के बार चले जाए अनंत, तो जगह यही है अनंत, इसके बीच दो ही जगह। तो उत्तल दर्पण में अनंत पर अगर बिंब को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बहुत छोटा होता है बिंदुवत। तो ये याद रखना है। और जो ज़्यादा पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट, तो जब अनंत और दर्पण के बीच, यहाँ फोकस ये सब चर्चा नहीं, अनंत और दर्पण के बीच जब बिंब को रखा जाता है, कहने का अर्थ हुआ यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, या इधर और भी दूरी पर कहीं रखिए, इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और यह प्रतिबिंब जो इस साइड बनेगा यह हमेशा काल्पनिक होगा, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हमेशा ही छोटा, याद रहे हमेशा ही छोटा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम उत्तल दर्पण करता है। अवतल छोटा ही बनाया, बड़ा ही बनाया, समान आकार का होना सब है। और समतल दर्पण जो है वह सिर्फ और सिर्फ समान आकार का ही बनाता है प्रतिबिंब। तो अब इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं, अब इसका सटीक जवाब मिलता है। और वैसे हमें बहुतों क्वेश्चन का जवाब मिला है इसमें, जो पढ़े अगर ये जितना समझाए सारे का सारे चीज याद हो तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन उसमें अंडरग्राउंड, 25-30 क्वेश्चन उसमें से। तो देखते हैं आगे क्या है। फिर से एक बार दोहराते हैं, सदैव सीधा, तो कॉमन मिला। ये उत्तल दर्पण में न बना था, ये कितनों ही दूरी पर रखे थे तो सीधा प्रतिबिंब बना था ना। समतल दर्पण कितनों ही दूरी पर रखे थे, क्या था? सीधा। इसका मतलब ऑप्शन केवल समतल, ये नहीं लिखे, केवल अवतल, ये तो पहले कैंसिल कीजिए, होगा केवल उत्तर इसमें। तो अब इन दोनों क्या हो गया, दोनों में कॉमन आ गया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा या तो समतल या तो उत्तल। एक जरा सा थोड़ा सा स्लिप होता तो या तो टिक लगाते समतल या उत्तल, गड़बड़ा जाता। इसका आंसर होगा राइट समतल या उत्तल। इसी में अब एक चीज आप जोड़ते हैं, ऐसे पूछते हैं, समझा भी देते हैं। अगर यहाँ लिखा रहे सीधा और समान आकार का तो हम आंसर लिखेंगे समतल, और यहाँ लिखा रहे सीधा और हराश्रित या छोटा का चर्चा हो तो 100% आंसर होगा उत्तल। क्लियर हो गया पूरा? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है एक जरा सा। नेक्स्ट अब आगे बढ़, ऐसे देखिए कुछ दर्पण से कोई लेंस का भी है, समझते जाते हैं, दोनों समझना है कि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रा। पहले लेंस की क्षमता को ही थोड़ा समझ। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। लेंस की क्षमता को P से डिनोट किया गया है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक का चर्चा है। लेंस की क्षमता का मात्रक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वहां ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो और कुछ एक्स्ट्रा होगा वो अभी देख लें। तो P बराबर होता है 1/, लेकिन यह चीज याद रहे, यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में तब परिभाषित किया गया है जब यह फोकस दूरी मीटर में, यह मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी मीटर में। तो इसका मतलब है ये 1, अब इस फोकस दूरी का मात्रा क्या बन जाएगा मीटर, जिसका संकेत m। तो इसको
प्रति मीटर कहिए, या अगर घात घातांक चैप्टर मजबूत है, वैसे 10th क्लास का स्टूडेंट का मैथ लगभग अच्छा रहता है, तो इसे देखिए 1/m को लिख सकते हैं m की पावर -1। तो प्रति मीटर कहिए या m की पावर -1 कहिए, इसी को कहा जाता है एक डायोप्टर। एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स कहिए या 1m की पावर -1 बराबर 1 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर तो होता ही है, मीटर इनवर्स भी होता है और डायोप्टर भी होता है। याद रखिए, फिजिक्स में यह लिखा हुआ है, यह स्पष्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर को नहीं माना गया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक m की पावर -1 है, लेकिन लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी है और m की पावर -1 भी है। ध्यान रखिएगा, अगर एसआई मात्रक का चर्चा होगा तो उसमें हम लोग चिन्ह लगाएंगे या घेरा करेंगे m की पावर -1। डायोप्टर बने, डायोप्टर साधारण मात्रक है, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर डायोप्टर होगा। तो और जो कुछ है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।